हाँ, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल लूसेंट से पढ़ना, जो PDF हम भेजे हैं उसे नहीं पढ़ना है, इंसाइक्लोपीडिया से, उसमें अच्छा नहीं दिया हुआ है। देखते हैं पीरियोडिक टेबल, निकालो PDF में। PDF में कौन सा पेज नंबर है? 288। बढ़िया से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, भी टाइम बहुत है। हर चीज़ को अच्छे से पढ़ो ताकि नंबर आए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के फादर किसे कहा जाता है? मेंडलीव को। मेंडलीव आएंगे भाई साहब आगे तो याद हो जाएगा मेंडलीव क्या काम किया था पीरियोडिक टेबल के क्षेत्र में, जिससे इनको फादर कहा जाता है। तो आगे आएगा तो देखेंगे। अभी एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट नोन टू अस से हम लोग जानते हैं, जिसमें से 98 जो है वो नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट है, प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी हम लोगों ने खुद बनाया है 20। 98 तो नेचुरल है और 20 हमने बनाया है। अच्छा आगे देखो, तब पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाया गया ना कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, तो सबके बारे में प्रॉपर्टीज़ कौन किससे रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, इम्पॉसिबल है याद रखना, समझना इसको, ठीक है। सोडियम किससे क्या रिएक्शन करेगा, पोटासियम क्या करेगा। तो हम ये काम किए कि क्यों ना हम ऐसा कर देते हैं कि एक ग्रुप बना देते हैं कि जो जो सेम टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी जिसके पास, सोडियम जो है क्लोरीन सिलेक्शन करके NaCl बनाएगा, तो K जो है Cl सिलेक्शन करके KCl ही बनाएगा। तो जो सेम प्रोडक्ट बनाता है, जो सेम टाइप के रिएक्शन बनते हैं, तो उसको हम एक ग्रुप में डाल दिए। जो एलिमेंट जो हैं, जो एलिमेंट्स का रिएक्शन एक ही तरीके का होता है, उसको हम लोग एक ही ग्रुप में डाल देंगे। तो इसीलिए हमें पीरियोडिक टेबल बनाने का आवश्यकता पड़ा कि सारा अधिकतर से अधिकतर एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा जाए जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे पहला साइंटिस्ट लावोजियर है। तो लावोजियर क्या किया ना कि पूरे एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया कि एक पहले नॉन मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एलिमेंट का इन्हीं का था, लावोजियर का। ये कुछ नहीं किए, मेटल नॉन मेटल में डिवाइड कर दिए, बस इतना ही काम किए कि भाई कुछ मेटल में रख लो, कुछ नॉन मेटल में, मेटल की ही प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का ही प्रॉपर्टी, काम का नहीं। तो इसे तो पता नहीं चलेगा, इसे तो कुछ क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि अल्कली अर्थ मेटल किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। दूसरा साइंटिस्ट है डोबनियर ट्राइड्स, नाम से ही पता चला डोबनियर साइंटिस्ट का नाम था। ट्राइड्स मतलब तीन। तो इन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाया। ये टेबल कैसा बनाया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोबनियर जो क्या किया ना कि तीन एलिमेंट को साथ साथ रखे, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, और जो सेकंड एलिमेंट जो था ये एवरेज था फर्स्ट एंड थर्ड का। इस तरीके से रखे कि पहला और तीसरा का एटॉमिक मास, मतलब पहला का एटॉमिक मास और तीसरा का एटॉमिक मास जोड़ करके और दूसरे डिवाइड कर दो तो दूसरा के एटॉमिक मास के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये एवरेज रखे थे, इन्होंने लिखा हुआ है देखो, विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए ग्रुप ऑफ थ्री, यहाँ से देखना थ्री, इन सच वे डैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाले जो एलिमेंट हैं, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज नियरली द सेम एज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, वो सेकेंड के बराबर आएगा। यही डोमिनेंस राइट है।
ट्राइड था कि 3-3 का एक ग्रुप बना दिए, हर एक ग्रुप में 3-3 रहेगा, जो बीच वाला होगा वो पहला तीसरा का एवरेज रहेगा। तो यहाँ पे मैंने समझा, देखो जो सेकंड होंगे वो पहला और तीसरा का एवरेज होगा, किसका, एटॉमिक मास का। इस तीसरा का भी एटॉमिक मास निकालो, एवरेज निकालोगे ना तो सेकंड वाला के एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा। यही डोमिनियन ट्राइड था। तो अगर तुमसे ऑप्शन में दे दे कि ई जो क्लासिफिकेशन है कौन किया था, लावोजियर कि डोमिनियन ट्राइड्स की डोमिनियर्स लिखेगा, ट्राइड लिखेगा तो सब समझ जाएगा कि ट्राइड मतलब 3 गो वाला। अच्छा, पहला तीसरा के एवरेज मिला के सेकेंड आना चाहिए। तो इसमें इनका नहीं चला, बिकॉज सारे जो एलिमेंट, ऐसा थोड़ी है कि मतलब सारा एलिमेंट इसमें कवर हो जाएगा। पहला तीसरा 2 एलिमेंट के एवरेज ज़रूरी है कि तीसरा आ ही जाए, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ ही को बना पाए, कुछ को नहीं बना पाए। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिखा हुआ है, जिससे इन्होंने लिथियम सोडियम पोटासियम को एक ग्रुप में रखा, बिकॉज ये दोनों का जो एवरेज है 7 और 39 जोड़ करके बटा 2 करो, जैसे यहाँ किया हुआ है 39 जोड़ 7 बटा 2 तब कितना है 23, तो बीच वाला के बराबर आ गया। तो ये तीनों एक ग्रुप में अब रहेगा। तो ऐसा तो कितना एलिमेंट के साथ पॉसिबल है, बहुत कम ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाया, तो कुछ ही ग्रुप बना पाए, ये भी फेल हो गए। आगे है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप में 8 एलिमेंट को रखना स्टार्ट किया। ठीक है, इस प्रकार से रखा कि पहला और 8वां के प्रॉपर्टी सेम था, जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता है ना, सा रे ग म प, 7 है, फिर स्टार्ट होगा सा से, सा रे ग म प सा, सा रे ग म प सा रे ग म प सा। फिर पहला वाला 8वां क्या करेगा, मैच करेगा, सेम रिपीट होगा, मतलब पहला का प्रॉपर्टी 8वां का प्रॉपर्टी सेम होगा। तो इन्होंने लिखा है, जो येलो पेन है वो पढ़ो, कि when elements are arranged in a order to increasing atomic mass, every 8 element has a properties similar to the first, just like a musical notes। ठीक है, कि every 8 element has a property similar to first। अब हर एक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो पहले वाले का सेम होगा, जैसे हमने यहाँ समझाया है कि 1 2 3 4 5 6 7 का रखे और हर एक 8वां स्टार्ट यहाँ से करना है, तो पहला 8वां का सेम रहेगा, फिर 9 10 11 12 13 14 फिर 15 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहला 8वां 15 का सेम प्रॉपर्टीज होगा, हर एक 8वां का सेम प्रॉपर्टी, दूसरा 9वां का सेम प्रॉपर्टी, दूसरा से काउंट करो 8वां नंबर पे 9 आएगा, तो एक ग्रुप का भी सेम प्रॉपर्टी। तो इससे भी ना ज़्यादा नहीं रख पाया। ठीक है, ये एटॉमिक मास को रख रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर तो शुरुआत भी नहीं हुआ है। तो इन्होंने ज़्यादा नहीं रख पाए, इन्होंने हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम तक का सरिया दिया, मतलब कि अरेंज कर दिया था, हाइड्रोजन से थोरियम तक। ठीक है, तो पूछता है कि कौन कौन सा एलिमेंट तक कवर कर लिए थे न्यूलैंड्स, तो हाइड्रोजन से थोरियम तक लिखा हुआ है। देखो, ही स्टार्टेड विथ एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक नंबर, लोवेस्ट एटॉमिक मास एंड इंडेड एट थोरियम, थोरियम पे इंड हो गया था। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना है 56। हाइड्रोजन से स्टार्ट किए, थोरियम पे कहानी समाप्त, बाकी गया हवा में। अब दूसरा आगे साइंटिस्ट आता है लोथर्स मायर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इन्होंने एक वॉल्यूम और मास के बीच में एक ग्राफ बनाया। अब बोला कि देखो लिखा हुआ है, लोथर मायर प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास। ही पॉइंटेड एट द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। मतलब वॉल्यूम और मास के बीच में इन्होंने क्या किया, ये वॉल्यूम है और ये मास है, एक ग्राफ बनाया। बोला कि हर एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा ना, वो सेम जगह ग्राफ में आएगा, सेम जगह ग्राफ में आएगा, हर एक एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन ये भी कुछ सेटिस्फाई नहीं कर पाया एलिमेंट, तो इनका भी तरीका फेल हो गया। तब पूछेगा कि लोथर्स मायर्स अथवा कैसे अरेंज किए थे, तब बोलना कि वॉल्यूम और मास का कर्व बनाए थे, एटम का वॉल्यूम और मास लेकर के एक ग्राफ बनाए। और उन्होंने बोला था कि जिसका प्रॉपर्टी सेम होगा वो ग्राफ में सेम पोजीशन पर आएगा।
बस ख़त्म कहानी। इसको बैक करके दोबारा सुन लेना, ना वीडियो लंबा हो जाता है, हम थक भी जाते हैं। अब है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के फादर के नाम से इनको जाना जाता है। ज़्यादा फेमस हुआ था, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को कवर कर लिया था, लगभग कुछ एक का जवाब नहीं दे पाए थे, बाकी का हो गया। तो इन्होंने क्या किया था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने यही पता लगाया था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी एलिमेंट का ना, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास का होता है। मतलब इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था एटॉमिक मास को अरेंज करके। लेकिन आजकल के तुम्हारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, जो तुम्हारे किताब में है, जो तुम पढ़ा है, जो तुम देखा है नेट पे, वो जो पीरियोडिक टेबल है वो एलिमेंट को कैसे रखा हुआ है, कैसे अरेंज किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 लाइन से देखना। एटॉमिक मास से अरेंज नहीं किया हुआ है, एटॉमिक नंबर से। आज का जो पीरियोडिक टेबल है, तो आज का पीरियोडिक टेबल कौन दिया है, मोस्टली, वो आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव जो थे वो सरियाए थे कैसे, एटॉमिक मास से, 1 4 5 6। तो इनका गड़बड़ा इसलिए गया था कि कई सारा क्या होता है ना कि पॉइंट में होता है, वो कहाँ रखेगा। कोई है 44.5, किसी का एटॉमिक मास है 44.8, कहाँ रखोगे, दिक्कत हो गया। दूसरी बात कि जितने आइसोटोप्स हैं, अब आइसोटोप्स का तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था मेंडलीव कि ये तो एटॉमिक मास से अरेंज कर दिए थे, एक आइसोटोप्स को एक ही जगह रखे, लेकिन जबकि तुमको 2 जगह रखना चाहिए, क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है। एक जगह है, दूसरा दूसरी जगह है, कैसे पॉसिबल है। अब एक ही एलिमेंट को, जैसे कि आइसोटोप्स कार्बन के ले लें, कार्बन 12 16 को तुम एक ही जगह रख रहे हैं मेंडलीव साहब कि नहीं, तो आइसोटोप्स एक ही जगह। तो भाई एक ही जगह क्यों रख रहे हो, तुम तो एटॉमिक मास से सरिया रहे, तो सरियाओ उसको, मतलब 2 जगह कार्बन नज़र आएगा, 12 की जगह भी 16 की जगह भी। तो यहाँ पर ये फेल हो गए थे, ठीक है। हाँ खैर, अभी हम लोग अब पढ़ लेते हैं क्या क्या है इनका पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट आगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं, वर्टिकल लाइन को इन्होंने ग्रुप कहा था। मेंडलीव में 7 वो पीरियड होते हैं, ग्रुप 9 होते हैं। मेंडलीव में अभी का पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप और 9 ग्रुप नहीं है, 18 ग्रुप है। हालांकि पीरियड अभी भी 7 है, लेकिन 18 ग्रुप है। ये पुराना वाला पीरियोडिक टेबल है जो अब इस्तेमाल नहीं होता है, ये मेंडलीव का है। अब तो हम लोग मोस्टली का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है कि जो मेंडलीव भाई साहब थे, इनके जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड 7 थे, ग्रुप 9 थे। 1 2 3 ऐसे करके लिखते थे, 7 8 फिर 0, ठीक है। हाँ, अब डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि मेंडलीव्स अरेंज ऑफ एलिमेंट वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जो मेंडलीव जो अरेंज किए थे एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास किए थे, एंड हैज सम एलिमेंट अपीयर टू आउट ऑफ प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। कुछ तो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से गायब हो गया, जिसे बताया ना 44.6 है, जिसका वो कहाँ रखोगे, कोई 44.8 है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कोबाल्ट विथ एटॉमिक मास 58.9 है, प्रोसीड से निकेल विथ एटॉमिक मास 58.6, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। वो नहीं याद करोगे तो ये वाला याद रखना तुमको। पॉइंट नंबर 2 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 3 4 और 5 पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स, इस अवेश चांद में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स। ये नहीं सोचना कि पीरियोडिक टेबल नहीं पहले पूछा है तो अब नहीं पूछेगा। भाई एक ही चैप्टर से कितना बार सवाल पूछेगा, अभी तो नया हो सकता है कि नया चैप्टर से पूछ दे सवाल, तब तो तुम फंस जाओगे। दूसरा, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द आइसोटोप्स मस्ट बी गिवन सेपरेट प्लेस। सही बात है कि मेंडलीव जो एटॉमिक मास से सरिया, तो आइसोटोप तो दूसरे जगह नज़र आने चाहिए कार्बन के। ये कार्बन का 6, जैसे कि कार्बन हम ऐसे लिखे, अब बता, अगर डिफरेंट एटॉमिक मास है तो तुम 2 जगह रखोगे इसको, तो ये तो गलत है। तो एक ही जगह है, तो कार्बन है ना, तो एक ही जगह आएगा। तो वही बोल रहा है कि द आइसोटोप मस्ट बी गिवन सेपरेट प्लेस, तो अलग देना चाहिए इन पीरियोडिक टेबल, सिंस दे हैव ए डिफरेंट एटॉमिक मास, बिकॉज दे हैव ए डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं, बट दे वेर असाइंड सेपरेट प्लेस, बट दे वेर नॉट असाइंड सेपरेट प्लेस। लेकिन इसको अब तुम
दूसरे जगह कैसे रख सकते हो? ये तो एक ही जगह है रहेगा ना, है तो कार्बन ही ना, केमिकल प्रॉपर्टी तो दोनों का सेम है ना, तो एक ही जगह पे आएगा। लेकिन मेंडलीव के अनुसार ये 2 जगह पे आएगा, तो ये तो गलत है, तो इसलिए डिफेक्ट्स। तीसरा, एलिमेंट सच एज कॉपर एंड सिल्वर बियर नो रिसेंबल विथ अल्कली मेटल। अब कॉपर और सिल्वर और अल्कली मेटल जो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तो अलग है भाई, ये तो हाईली रिएक्टिव है लिथियम सोडियम। कॉपर सिल्वर तो रिएक्शन ही नहीं करता है, फिर भी कॉपर और सिल्वर को यही ग्रुप में डाल दिए, इसी ग्रुप में वो आ गया। एटॉमिक मास से जब अरेंज किया गया तो जो कॉपर और सिल्वर है वो लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम वाले ग्रुप में आ गया, अल्कली मेटल में ग्रुप में आ गया। तो कैसे पॉसिबल है? ये तो हाईली रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर तो रिएक्शन ही नहीं करता है, तो ये भी एक डिफेक्ट्स था। दूसरा, एलिमेंट विच आर सिमिलर सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनियम जो था, ये सिमिलर प्रॉपर्टी है, गोल्ड और प्लेटिनियम तो सेम है, दोनों रिएक्शन नहीं करता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन जब एटॉमिक मास से सरियाया गया तो वो सेपरेट ग्रुप में आ गया। ये बात, गोल्ड एक ग्रुप में आ गया, प्लेटिनियम अलग ग्रुप में आ गया, लेकिन दोनों का होना चाहिए था एक ही ग्रुप में। तो याद रखना, क्या कैसे याद रखोगे? एक तो आइसोटोप वाला हो गया कि मेंडलीव के अनुसार तो डिफरेंट जगह आया था, लेकिन ऐसा डिफरेंट जगह तो आएगा नहीं, सेम कार्बन है, सेम ही जगह आना चाहिए। और कॉपर और सिल्वर जो है वो अल्कली मेटल में आ गया था, ये कैसे पॉसिबल है? गोल्ड और प्लेटिनम का सेम प्रॉपर्टी है, दोनों अलग अलग ग्रुप में चला गया, ये कैसे पॉसिबल है? दोनों तो सेम ग्रुप में होना चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखना। आगे देखो, हाइड्रोजन जो है ना, इनका पोजीशन फिक्स नहीं किया गया था मेंडलीव के द्वारा। हाइड्रोजन कहीं भी क्या है वो नहीं बता पाए थे कि हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, वो 1 में रहेगा कि 8 ग्रुप में रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन अ फिक्स पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बस, बाकी आगे का लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बिकम इमेंशनली पॉपुलर। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हाँ, हालांकि 3-4 डिफेक्ट्स थे, जैसे कि याद रखना कि गोल्ड, क्या पता ऑप्शन में देते हैं कि गोल्ड प्लेटिनम डिफरेंट प्लेस था, हाँ ये भी ऑप्शन में होगा। अब एक से अधिक वाला सिस्टम है तो याद रखना ही पड़ेगा। कॉपर सिल्वर अल्कली मेटल के ग्रुप में आ गया था। आइसोटोप को हम अलग अलग सेपरेट ग्रुप में रख रहे थे मेंडलीव में, लेकिन रहेगा एक जगह। तो ये 3 डिफेक्ट तुमको याद हो गया, हम इतने बार बोल दिए। सो ही वाज रिगार्डेड, अब पूरा पॉपुलर हो गया था, हालांकि 2-4 डिफेक्ट्स था, इसलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला गया। द एलिमेंट विथ ए पीरियोडिक नंबर 101 हैज़ बीन नेम्ड एज ए मेंडलीवियम, मतलब 101 नंबर का जो एलिमेंट है इन्हीं के नाम पे रखा गया, ठीक है, मेंडलीवियम बोला जाता है, इन द ऑनर ऑफ मेंडलीव। समझ में आया? तो 101 नंबर जो है एलिमेंट इन्हीं के नाम पे रखा गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो तुम पढ़ते हो, जो नेट पर देखते हो, जो तुम्हारे किताब में है, किसके द्वारा दिया गया था? ये मोसले के द्वारा दिया गया था। ये बिल्कुल सही है, आजकल यही चलता है, मोसले के द्वारा दिया गया था। अब इनके में क्या है कि अकॉर्डिंग टू मोसले द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर से अरेंज किया, 1 2 3 4 5, तो इसीलिए बिल्कुल फिट बैठ गया। अब तुम सोचो कि तुम साइंटिस्ट, अब तू कहेगा कि कौन सा बड़ा बात है, हम साइंटिस्ट रहते तो हम एटॉमिक नंबर सर याद देते, मेरा भी नाम आ जाता किताब में, तो भाई ठीक है। तो अब इसका क्या जवाब दे, तुम सोचो। हाँ, तो इन्होंने एटॉमिक नंबर से अरेंज कर दिया, बिल्कुल सब सही हो गया, सब अपने अपनी जगह आ गया। अब देखो, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। और उसमें कितना था याद करना है, ये मेंडलीव वाले में 7 पीरियड थे और ग्रुप हमें देखना पड़ा, ग्रुप 9 थे, मतलब एक आधा ग्रुप था, इसे याद रखना है। अभी का तो ग्रुप तुम्हें 18 याद हो जाएगा, हम याद करवा देंगे अभी। पीरियड 7 है, इसी का आधा ग्रुप मेंडलीव का था, 18 का आधा 9। देखो, पहले पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट, पहला जो पीरियड है उसमें इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाद में देखेंगे, ये हटाओ, ये भी ये जरूरी नहीं है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे बाद में, बैलेंस में दिया। अब देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ एलिमेंट किस में कितना एलिमेंट है, 2 8 18 32, वो बाद में देखेंगे। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड एज,
जो भी अपना मॉडर्न पीरियड टेबल है ना, उसमें हम क्लासीफाई कर दिए हैं। मतलब एक ब्लॉक को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बोलते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। पी ब्लॉक को चारकोजन, पिनकोजन, हेलोजन, इनट, ये सब हम दिखा रहे हैं फ़ोटो, अभी तुमको रुक जाओ। एस पी डी ब्लॉक एक नाम उम है कुछ, थोरियम, चलो आ जाओ, बाकी सब नहीं पढ़ना, नीचे वाला चीज़ें काटा हुआ है, नहीं पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चलो अब हम पीरियड टेबल कुछ इधर आ जाते हैं, मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में पढ़ते हैं। यही सब नोट करना है। मॉडर्न पीरियड टेबल किसके द्वारा दिया गया था? मोस्ले। अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट इन्होंने क्या कि एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट के सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब एक ही ग्रुप, ये जो पूरा ई वाला ग्रुप है, ये ऊपर से नीचे ग्रुप कहलाता है। ये 13 नंबर का ग्रुप, 14 का ग्रुप, 15 का ग्रुप हम यहाँ नीचे भी लिखे हैं, देखो 13 नंबर का, 14 का, 15 नंबर ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, ये 18 ग्रुप। तो हर एक ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे ना, सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा और सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। ठीक, पीरियड कितने? 7, ग्रुप कितने? 18 ग्रुप हैं। देखो 1 2 फिर 3 4 5 12 ही हो गया, 13 14 15 16 17 18 ही हो गया। अब इसमें देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक डी आई एफ में हम डिवाइड किए हैं। इसको एस ब्लॉक कहते हैं। पहला जो दो ग्रुप है, पहला और दूसरा ग्रुप को एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना, हर चीज़ पीरियोडिक टेबल हम कंप्लीट करवा देंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा पीरियोडिक टेबल से। ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, छोटा चैप्टर है, 10-15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, ग्रुप पहला और ग्रुप दूसरा को। अच्छा, ये जो ग्रुप है 13 14 15 16 17 18 जो ग्रुप है, ऊपर जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं, नीचे ही लिख दिए 13 14 15 16 17 18, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। जो बीच वाले हैं इसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं, और इसी और दो नीचे होते हैं जिसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। जैसे हम कुछ अगर पिक्चर दिखाएं पीरियोडिक टेबल का, देखो ये होगा दोनों एस ब्लॉक, राइट, ई हो गया पी ब्लॉक पूरा ऊपर की ओर, ये वाला पूरा पी ब्लॉक हो गया। 18 ग्रुप होंगे, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप पी ब्लॉक। ऐसे ही 3 से लेकर के 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। इसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। ये जो ये है ना, ये पूरा डी ब्लॉक है। ठीक है, किसका क्या नाम है अभी हम यही देख रहे हैं। इसको बोलते हैं पूरा जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। तो याद हो गया, एस पी डी और एफ। अब देखो, अब कुछ नाम भी है, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग नाम। पहला ग्रुप को क्या नाम है? पहला ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। ग्रुप 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल। तो याद करना है, अल्कली मेटल में कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हलीना कब्र से फरार, ये तुम ट्रिक पहले से जानते हो? नहीं तो देख लो, ली ना कब्र से फरार बोलेगा तो बाद में याद करवा देंगे, तुमको पहले से याद होगा। अल्कली मेटल है। अल्कली अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे था ना। बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम, बाप मतलब बैरियम, रोए मतलब रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये अल्कली अर्थ मेटल था, याद करना है। ठीक है, इसको याद कर लोगे ना तो तुम किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम आसानी से बता देगा। सोचो, फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है। अगर तुमको ज़्यादा याद नहीं करना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सब याद नहीं करना है, 3 4 5 6 8 9 10 11 12 बिल्कुल नहीं याद करना है। हाँ, फिर याद करना है ग्रुप 13 14 15 16 17 और 18, इतना ही याद करना है।
तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो आ जाओ, ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 18 को नोबेल गैस बोलते हैं। ये किसी से भी नहीं करता है, क्या नहीं करता है? रिएक्शन। तो ये ग्रुप 18 क्या बोलते हैं अपन? नोबेल गैस। कौन कौन है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हल ये तो याद ही होगा कि हीलियम नोबेल गैस कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन। अब जो नोबेल गैस होते हैं ना, वही बल्ब में फिलअप किया जाता है। नियोन, आर्गन गैस भरा जाता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। नियोन का बल्ब वगैरह भी यूज़ होता है। तो ये सब लाइटिंग में बल्ब वगैरह सब यूज होता है, आर्गन और नियोन। तो बल्ब में आर्गन यूज होता है गैस। तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन? नोबेल गैस, ठीक है, नोबेल गैस। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाद में हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या होता है, अभी नाम देख लो। ग्रुप 18 क्या बोलते हैं अपन? नोबेल गैस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। बोलो अब मेरे साथ, याद हो जाएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। बस ज़्यादा नहीं याद करना है, यही 5 ऊपर से 4-5 को याद करना है सब में, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऊपर से 4-5, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इतना ही था। अब 17 ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, FCl-Bri-80। मुझे इतना ही याद है, FCl-Bri-80 ऐसे याद करना है। FCl-Bri-80 ये मुझे याद नहीं है, TS ये पूछता भी नहीं है कभी, ज़रूरत ही नहीं है। FCl-Bri हैलोजन इसको बोलते हैं ग्रुप 17 में। ग्रुप 16 को बोलते हैं चाल्कोजेन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। मुझे इतना ही याद है, पोलोनियम तक, लास्ट वाला याद नहीं करना है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये भी अगर तुमको इतना ही याद हो जा रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम बहुत है, इतना ही याद रखो। ज़्यादा याद हो जा रहा है पोलोनियम तक तो सही है, नहीं तो कम से कम सेलेनियम तक याद होना ही चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। 15 को बोलते हैं पिनकोजेन। टी जो लिखा हुआ है बीच में, टी साइलेंट रहेगा। पिनकोजेन, पिनकोजेन नाम ही से चल रहा है। 15 किसका होता है? 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको हम ऐसे याद किए हैं, उसी डायरेक्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। मुझे इतना ही याद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। बाकी हम बिस्मथ याद करो चाहे मत करो, लेकिन एंटीमनी तक तो ज़रूर याद होना चाहिए। आगे कार्बन के फैमिली, इसको 14 को क्या बोलते हैं? सिर्फ कार्बन फैमिली। तो बिल्कुल आसान है। कार्बन फैमिली, कार्बन मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। याद हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इतना ही याद करना, नीचे वाला छोड़ दो। बोरोन का फैमिली, बाल, गंगाधर, इंडियम, तिलक, ऐसे याद किए थे। बाल में बोरोन, अल्मोनियम, गंगाधर, इंडियम, तिलक, बस इतना ही था। इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। देखो अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तुमको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्लोरीन कौन से ग्रुप में आते हैं। तो क्लोरीन 17 ग्रुप में आता है, तो 17 ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2, 8, 7। 17 तो 2, 8 और 7, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब तुमको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, अगर कोई वैलेंसी पूछ जाएगा तो नहीं बता दोगे, एक है ना, ठीक है। तो अगर तुमको फाइंड आउट करना है, जैसे कोई पूछ दिया कि सेलेनियम का बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो सेलेनियम का भाई हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या? नहीं। हाँ, इतना जानते हैं कि सेलेनियम जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ऑक्सीजन के फैमिली वाला में है। मतलब ये कौन सा ग्रुप में आता है? ऑक्सीजन। देखो अब ये ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप में आएगा, ये भी तुम भूल जाएगा कि ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप में आएगा, ठीक है। इसका भी हम निवारण बताएंगे। देखो कैसे याद रखना है। तेरह, 14, 15, 16, 17, 18 के बता रहे हैं। एस चांद में भी लिखा हुआ है कि जो ग्रुप नंबर होते हैं वो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर, तो किसके लिए वैलिड है? 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के लिए। अगर तुमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो तुम ग्रुप बता दोगे कि कौन सा ग्रुप में है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि तुमको ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है 6, तो तुम यह बता दोगे कि कौन सा ग्रुप में आएगा। 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16, मतलब ये ग्रुप 16 में आएगा। लेकिन इसे तो हमें पता नहीं चल, इसे तो हम जानकारी अधूरी। अगर हमसे कोई पूछ दिया कि सल्फ़र के बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे हम पूछ रहे हैं कि सल्फ़र का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, राइट? तो तुम पहले यह फाइंड आउट करो कि सल्फ़र जो है किसका परिवार में आता है। तो सल्फ़र जो है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम वाले में आता है। इतना तो हम पहचान गए कि ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम में होगा। तो ऑक्सीजन का जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही सेलेनियम का होगा। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 2 और 6, मतलब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। तो सल्फ़र का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सेलेनियम का भी 6। हम बताए हैं ना कि एक ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम होगा, सबका सेम होगा। FCl Bri जो F का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही क्लोरीन का, वही ब्रोमीन का, वही आयोडीन का। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा वही सल्फ़र का होगा, वही सेलेनियम का होगा। मतलब पूरा ग्रुप का बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, हम लिखवाए भी हैं, ठीक है, कि एक ग्रुप का तुमको केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा और बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो हम निकाल लिए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। अच्छा, वैलेंसी तुमसे पूछ दे कि सेलेनियम का वैलेंसी बताओ, तो जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो वैलेंसी भी पता है 2, ठीक है। वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा, आसानी से पता लगा पा रहे हैं। अच्छा, अब तुमसे पूछ दे कि सल्फ़र का ग्रुप बताओ, तब क्या करोगे? तो तुम यह पहले फाइंड आउट करो कि जो सल्फ़र है वो किसके परिवार में आता है। तो सल्फ़र तो है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम वाले में आता है, इतना तो हमें पता है, याद है, पहले से हम याद कर लें कौन सा ग्रुप में कौन एलिमेंट आता है। अभी कौन सा ग्रुप में आता है कैसे फाइंड आउट करें? तो पहले तुम बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वो तो तुम आसानी से निकाल लोगे क्योंकि तुम जानते हो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम होता है, ऑक्सीजन का, सल्फ़र का, सेलेनियम का। तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो सल्फ़र का भी 6। अब हम एक फार्मूला तुमको बताए हैं कि जो ग्रुप नंबर बराबर क्या होता है? 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सेलेनियम, सल्फ़र का पूछे थे ना, तो 6 होता है बैलेंस में, रखो 6, 16 नंबर ग्रुप नंबर में होगा, 16 में ग्रुप में होगा। हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमें ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन के परिवार में कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो याद करना पड़ेगा। कार्बन, सेलेनियम, जेरेनियम, टीन, लेड याद करना पड़ेगा। बारगांध, ईंधन तिलक याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन, नियोन, आर्गन, हाइड्रोजन, रेडोन, इससे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 2 चीज़ें सिखाएं कि अगर हम तुमसे ब्रोमीन का पूछ लिए तो तुमको यह ब्रोमीन का बैलेंसी पूछ लिए तो तुम क्या करोगे? पहले फाइंड आउट करो कि ब्रोमीन जो है कौन सा परिवार में आता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, FCl Br वाला में आता है। हम फिर से एग्जांपल दे रहे हैं, तुमको वीडियो बढ़ाना है तो बढ़ा दो, ना तो फिर से सुन लो। तुमसे हम 2 क्वेश्चन पूछे, एक कि ब्रोमीन का बैलेंसी बताना है, दूसरा ये कौन सा ग्रुप में आता है, ठीक, और ये कौन सा पीरियड, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, चलो पीरियड भी बता देना। आप बताओ। तो तुम पहले फाइंड आउट करें कि कौन सा किसके परिवार में आता है। तो ये तो परिवार में आता है FCl Br, FCl Bri80, दिक्कत नहीं दिक्कत। अब वैलेंसी निकालना है तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो हम ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट नहीं करेंगे बिकॉज हमें एटॉमिक इसका नंबर नहीं पता और नहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। लेकिन हम ही जानते हैं कि जो फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो या फिर फ्लोरीन का जो वैलेंसी होगा वही ब्रोमीन का वैलेंसी होगा, एक ही बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो वैलेंसी पता है। तो 17 होगा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, ये तो पता ही होगा ना 20 तक। तो 2, 8 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
तो ब्रोमीन का भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब इसका वैलेंसी जो है वह उस 1 होगा। बस तो निकाल दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ख़त्म काम है। अभी कौन सा ग्रुप में आएगा, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस 7 तो कितना हो गया 17, 17 ग्रुप में आ गया। पीरियड कैसे फाइंड आउट करें, तो ऐसे फाइंड आउट करो, अगर ये 13 से लेकर के 15 ग्रुप में आता है तो ये वाला जो एफ से स्टार्ट करोगे, जो पहला मेंबर होता है उसको सेकंड से स्टार्ट करो, ये थर्ड से स्टार्ट करो, इसको 4 नंबर जो सेकंड से स्टार्ट करो, बाकी नंबरिंग कर दो सेकंड थर्ड फोर्थ। जो पहला मेंबर है ग्रुप 18 को छोड़ करके, ग्रुप 18 को हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालते हैं, चलो ऐसे भी बता नहीं ऐसे तो नहीं बता पाओगे। हाँ, ग्रुप 18 को छोड़ करके पहला मेंबर का पहला जो एलिमेंट होगा उसको 2 नंबरिंग देना है, अब बाकी गिनती करते जाना है। तो जो फ्लोरीन होगा वो पीरियड नंबर 2 में आएगा, क्लोरीन तीसरा पीरियड में आएगा, ब्रोमीन चौथा पीरियड में आएगा। ज़रा चेक करके देखते हैं, हम भी पीरियड हमें नहीं पता। ब्रोमीन चौथा पीरियड में आता है क्या ये? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, पीरियड निकालने के लिए जिस किसी भी परिवार में है वो पहला एलिमेंट को नंबर 2 देना है, उसके बाद 3 4 5 6 लाइनें से बढ़ाते जाना है, सब बता दोगे। फ्लोरीन दूसरा पीरियड में, क्लोरीन तीसरा में, ब्रोमीन चौथा में। एक्सेप्शन क्या है, 18 ग्रुप का, मतलब जो नोबेल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इसमें पहला को पहला नंबर देना है, अब बाकी सब वही चलेगा, पहला उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा। तो ग्रुप 18 में क्या होता है ना कि जो पहला एलिमेंट है उसको नंबर 1 से स्टार्ट करो, उसके अलावा जो भी है उसको नंबर 2 से स्टार्ट करो, बस। तो ये इतना हम समझ गए। अब एक चीज़ सेम केमिकल प्रॉपर्टी में होंगे, सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। अब जो नीचे वाले जो हैं ध्यान से देखो, जो एफ ब्लॉक है पूछता है कि जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। अच्छा, पहले वाला जो है ए वाला, हाँ ये जो पहले वाले हैं इसको बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइड सीरीज, और जो सेकंड नंबर पे है उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो लेंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है पूछता है, एलिमेंट छोड़ो, कहाँ से कहाँ लेंथेनाइड सीरीज होता है 98 से लेकर के 71 तक। एक्टिनाइड सीरीज क्या होता है 90 से लेकर 103 तक। ये एटॉमिक नंबर है, मोस्टली तो एटॉमिक नंबर से ही आया था ना, तो 58 एटॉमिक नंबर से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर तक होते हैं, 90 एटॉमिक नंबर से 103 एटॉमिक नंबर तक होते हैं एक्टिनाइड सीरीज या लेंथेनाइड सीरीज। समझ में आया? पहले वालों के पीरियड को 4F बोलते हैं, दूसरे वालों को 5F बोलते हैं, ठीक है। ये तीसरा ग्रुप में से निकाला गया है। कैसे निकाला गया है हम दिखाएंगे अभी। ये कहाँ से निकाला गया है, ग्रुप 3 में से। ये चौथा पीरियड होता है लेंथेनाइड्स, ये 5वां पीरियड्स होता है एक्टिनाइड्स, वो भी दिखाएंगे, ठीक है। 58 नंबर से 71 नंबर। पहला एलिमेंट कौन है 58, किसका एटॉमिक नंबर है सीरियम का Ce, और 90 किसका एटॉमिक नंबर है थोरियम का। 71 किसका एटॉमिक नंबर लूटीशियम, मतलब लेंथेनाइड सीरीज जो है समाप्त होता है लूटीशियम पे, Lu पे। तो याद नहीं रखना है लूटीशियम और Lw भूल जाओगे, बस याद ये रखना है कि 58 से 71 तक
लेंथेनाइट सीरीज चलता है और 90 से 103 तक एक्टिनाइट सीरीज चलता है। जो लेंथेनाइट्स जो होते हैं वो चौथा पीरियड है और एक्टिनाइट जो है 5वां पीरियड है। ये कौन सा ग्रुप का है, एक ब्लॉक खींचा गया है, ग्रुप नंबर 3 से बाहर इसको निकाला गया है। ये इतना ही याद रखना है, ठीक है। देखो हम तुमको दिखाते हैं वही कि कहाँ से खींचा गया है, ग्रुप 3 और पीरियड नंबर 4 और 5। ये पीरियड टेबल होता है। देखो ग्रुप 3 है ना, ग्रुप 3 से ही देखो 57 से लेकर के 71 तक लेंथेनाइट सीरीज है। ये गलती लिखा हो, सारा 89 लिख दिया है, लूसेंट में 90 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो लूसेंट में है वही याद करो, या फिर दूसरा पीरियड टेबल देख लेना क्या लिखा हुआ है। ये हमने नहीं पता कि सही किया, हम लूसेंट पे भरोसा है। तो देखो कौन सा ग्रुप का है, ग्रुप 3 से निकाला गया, 57 से 71 देखो यहाँ लिखा गया है। देखो 58 से 71 लूसेंट में लिखा है, समझा। ग्रुप 3 से, अच्छा कौन सा पीरियड है, 4F, अच्छा सॉरी पीरियड में नहीं था वो, 4F और 5F था। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं ना 4F 5F, वो उसका एक पार्ट है, पीरियड नहीं। पीरियड कौन सा पीरियड है, तो छठा पीरियड 7वां पीरियड है। छठा पीरियड और 7वां पीरियड और ग्रुप से तीसरा ग्रुप नंबर से बाहर निकाला गया है। ग्रुप नंबर 3 देख लिए, हाँ। वो 4F 5F लिखा होता, 4F सीरीज 5F सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हम जो इस्तेमाल करते हैं। खैर कौन सा पीरियड से खींचा गया है, छठा से और ये 7वां से। कौन सा ग्रुप है ये, तो ग्रुप नंबर 3 है, ठीक है। ये 58 से 71 याद करना जो लूसेंट में है। तो इस समझ में आया कुछ कि कहाँ से कैसे है ये है। अब आगे चलते हैं। अब जब तुम पीरियड में देखोगे तो पूछता है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है ना, अगर तुम लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ोगे, पीरियड, अब पीरियड है तो पीरियड किसको बोलते हैं, जैसे लेफ़्ट टू राइट है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, किसको बोलते हैं। देखो लेफ़्ट टू राइट करने क्या मतलब है। देखो लेफ़्ट टू राइट मतलब इधर की ओर बढ़ना, स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इधर की ओर जब बढ़ेंगे तो लेफ़्ट टू राइट हम बोलेंगे। इधर लेफ़्ट पोर्शन हो गया, इधर राइट पोर्शन हो गया। यह नहीं, यहाँ से भी तुम देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये सब जो पोर्शन है, ये सब कौन सा पोर्शन है, लेफ़्ट। इधर की ओर जाएंगे तो राइट साइड हो जाएगा, इधर सब राइट साइड। तो राइट समझ में आया क्या, इधर की ओर लेफ़्ट से राइट बढ़ना, लेफ़्ट से राइट मतलब इधर से इधर की ओर जाएंगे, इधर से इधर की ओर जाएंगे तब क्या होगा। और टॉप टू बॉटम कहाँ से, ऊपर से नीचे। तो भाई टॉप टू बॉटम तो ग्रुप में होगा, ग्रुप में ना, ऊपर से लेकर के नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। तो ग्रुप में होता है क्या, टॉप टू बॉटम, मतलब जब हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो क्या होगा। जैसे तुमसे पूछे कि बताओ सोडियम का रेडियस बड़ा कि लिथियम बड़ा, या फिर पूछ दे कि बताओ सोडियम का ज़्यादा साइज बड़ा होता है कि रुबिडियम का ज़्यादा साइज बड़ा होता है। ऐसे टाइप के सवाल पूछेंगे। या पूछेंगे हम कि स्कैंडियम का ज़्यादा साइज बड़ा होता है कि मैग्नीज का ज़्यादा साइज बड़ा होता है, एसएससी का कि मैग्नीज का, किसका बड़ा। तो जब हम स्कैंडियम और मैग्नीज में पूछ रहे हैं तो स्कैंडियम यहाँ दिखा रेड पेन से, अब मैग्नीज यहाँ दिखा, किसका साइज बड़ा होगा। तो ये डिसाइड होगा पीरियड से। जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, उससे डिसाइड होगा, ये पीरियड में है। और एक ग्रुप टॉप टू बॉटम, समझ में, टॉप टू बॉटम बात होगा तो ग्रुप में देखेंगे, और लेफ़्ट टू राइट पीरियड में देखेंगे, लेफ़्ट से राइट पीरियड में देखेंगे। चलो बताओ। तो जब एटॉमिक रेडियस जो होता है, जैसे ही तुम ग्रुप में लेफ़्ट से राइट की ओर जाओगे ना तो घटेगा। ये पिक्चर इसलिए बनाए हैं ताकि ये याद रहे हमें
कि ऐसे ही दिमाग में ऐसे ही पिक्चर बनाना है, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, छोटा फिर डॉट। तो लेफ़्ट से राइट में जाओगे तुम तो साइज़ घटते जाता है, लेकिन वही तुम टॉप से बॉटम आओगे तो साइज़ बढ़ते जाता है, साइज़ बड़ा होते जाएगा। नीचे को जाएंगे तो साइज़ बड़ा होगा। तो बताओ हलीना कब्र से फरार, तो लिथियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, किसका साइज़ बड़ा होगा? तो जब ग्रुप में लिथियम तो ऊपर आता है, सोडियम नीचे आएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो जैसे ही ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे, एक ही ग्रुप में है ना, नीचे की ओर जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, मतलब सोडियम का ज़्यादा साइज़ होगा, लिथियम का कम साइज़ होगा। तो ये हम समझाना चाह रहे हैं। तो लेफ़्ट से राइट में जाओगे तो पीरियड साइज़ घटता है, टॉप से बॉटम आओगे इन ए ग्रुप तो साइज़ बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस बोलो, साइज बोलो, आयनिक रेडियस बोलो, एक ही बात है। मतलब इसको शॉर्ट में बोले तो इधर की ओर जाओगे तो साइज डिक्रीज करेगा, इधर की ओर जाओगे तो साइज इंक्रीज करेगा। फ़ोटो से याद रखना है, सिर्फ फ़ोटो से, यही फ़ोटो याद रखना है, बाकी थोड़ा कुछ याद नहीं रखना है। बाकी अब देखो, तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, लिथियम का कि सोडियम का? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझना है, इलेक्ट्रॉन लविंग, किसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार है, कौन इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा तेज़ी से। कल ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन बताया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस, या फिर 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एक ही बात है। तो साइज तो हम जानते हैं कि साइज में क्या होता है कि लेफ़्ट से राइट जाएंगे ना, पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होती है, घटते जाता है। तो चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जब लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, समझा? तो बस एक ही चीज़ याद की है, सब चीज़ निकल जाएगा। अच्छा, साइज जो है टॉप टू बॉटम आने में ग्रुप में इंक्रीज करता है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज का, तो टॉप से बॉटम आएंगे ना तो डिक्रीज करेगा। देखो, टॉप से बॉटम आएंगे तो डिक्रीज करेगा। बस वैसे ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो साइज है लेफ़्ट से राइट में हम जाते हैं पीरियड में तो घटता है, तो वो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पीरियड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, साइज जो है टॉप से बॉटम आ रहे हो तो साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, बिकॉज इन्वर्सल नहीं है, उल्टा होगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा, लिख लेना अपने से। तो दोनों हम लिख करके एग्जाम्पल तुमको समझाए हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज, लेफ्ट राइट में इंक्रीज, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज, लेफ्ट राइट में इंक्रीज। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वही टॉप टू बॉटम में डिक्रीज, लेफ्ट में इंक्रीज। अब देखो मेटल्स, अब तुमसे पूछ दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइज। अगर हम तुमसे पूछे कि मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है लो आयनाइजेशन, सॉरी, अब बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी है मेटल के पास लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? ये तो हम पढ़ाए थे तुमको कल ही। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल होना चाहिए वो लो होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाल दे, थोड़े से एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाल दे। तो भाई मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि जल्दी इलेक्ट्रॉन से बाहर करो, तभी तो किसी को देगा। तो मेटल शुड हैव ए लो आयनाइजेशन एनर्जी, वो कल हम समझाए थे, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे अभी। ओ नहीं समझाए थे, समझाए थे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। मेटल वेटल के बारे में मैंने सब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाए थे, ये सब याद रखना कैसे होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे पूछा, देखो कैसे बताना है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम समझा दिए थे, कुछ प्रॉब्लम होना, डाउट तो पूछना, ठीक है। तुमको दो चीज़ बताना है।
किसका साइज बड़ा होगा, सोडियम का कि रुबिडियम का। तो साइज जो है, अब टॉप से अगर हम बॉटम में जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, देखे थे छोटा छोटा फिर बड़ा बड़ा फ़ोटो बनाए थे, तो इंक्रीज करेगा। तो सोडियम का साइज़ छोटा होगा, रुबिडियम का साइज़ बड़ा होगा। ऐसे सवाल पूछो। तुम बताओ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसका ज़्यादा होगा, सोडियम का कि रुबिडियम का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, सोडियम का कि रुबिडियम का। तो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब रुबिडियम का साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रुबिडियम का कम होगा, सोडियम का बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा, तो इसके जस्ट उल्टा होगा। बस ख़त्म कहानी। इस टाइप से सवाल पूछेगा। तुमसे पूछेगा कि स्कैंडियम और कॉपर में बताओ किसका साइज़ बड़ा। तो स्कैंडियम यहाँ है और कॉपर यहाँ है, तो लेफ़्ट टू राइट जैसी जाओगे तो क्या होता है, साइज़ घटते जाता है। फिर डॉट हम बनाए थे इसे, तो साइज़ किसका बड़ा होगा, स्कैंडियम का। कॉपर इधर, जब इधर को जाओगे तो साइज़ घटेगा, तो स्कैंडियम का साइज़ बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा होगा, तो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्कैंडियम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे इधर के मुँह खोल देंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉपर का ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा, कॉपर का ज़्यादा होगा, साइज़ के इन्वर्सली होता है। आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो कॉपर का होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो इस तरीके से पढ़ लीजिए ये सब। अच्छा, अब कुछ पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, वो याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में खूब पूछता है। ठीक है, पीरियड टेबल अब ख़त्म हो गया कौन से, अब जनरल पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ो। पहला पॉइंट, ये पॉइंट जो हम टिक लगाएंगे वही याद रखना है, वो लिखना है। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और सीरियम इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लिख लो, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। ठीक है, और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, सीरियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन खूब खींचे अपनी ओर, एकदम चुंबक के तरफ, चुंबक जो होता है ना मैग्नेट, उसके तरफ, उसकी ही तरह। जैसे मैग्नेट किसी वस्तु को, लोहा को खींचता है ना अपने, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा खींचता है, तब फ्लोरीन है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, डायगोनल रिलेशन याद करना, बेरिलियम और एल्युमिनियम में होता है डायगोनल रिलेशन, बोरोन और सिलिकॉन में दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बेरिलियम और एल्युमिनियम। और बोरोन और सिलिकॉन दोनों का देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, बैलेंस भी सेम होगा। पूछ सकता है ये ऑप्शन में कि किसका डायगोनल रिलेशनशिप सेम होगा, बेरिलियम एल्युमिनियम और बोरॉन सिलिकॉन। दोनों समझ जाओ कि जोड़ी है, दोनों शादी कर लिया एक दूसरे से, बेरिलियम और एल्युमिनियम, और उधर बोरॉन और सिलिकॉन। ऐसे समझ जाओ, याद करना है इसको, एक भी पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन ना छूटे। अच्छा देखो, तो ये भी याद कर लेना, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उसका EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.7। ठीक है, पोलर जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन फ्लोरीन जितना नहीं। ठीक है, फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है भाई 1.7। फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है ना 1.7। तो ये सब आयनिक कंपाउंड है, वो खींचेगा, पोलर खींचेगा, लेकिन 1.7 से, अरे क्या है, पोलर को, हाँ, जो पोलर कोवैलेंट है वो 1.7 से कम होता है, जबकि आयनिक जो कंपाउंड है मतलब NaCl टाइप का, उसका वैल्यू 1.7 से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बता रहा है। जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जो नॉन पोलर, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होता है, वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है। ठीक है, जो नॉन पोलर होते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो इसी बेचारा न्यूट्रल है, वो क्या खींचेगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आना चाहिए। आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है, पोलर का 1.7 से कम, नॉन पोलर का 0। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीरियम का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब फ्लोरीन का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, 3 या 3 के आसपास होता है। अब हमें याद नहीं है, सर्च मार लेना कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है। अब आयनिक कंपाउंड 1.7 से ज़्यादा होता है, उसका
फ्लोरीन का 3 या 3.5 होता है, देख नेट पे सर्च मार लेना, हम नहीं याद किए थे कितना होता है उसका, बस सबसे ज़्यादा होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीके टाइप का, उसको रटना है। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन जो ऐसा लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, although क्या है, नॉन मेटल। मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है, ब्रोमीन तो नॉन मेटल है, मरकरी मेटल है, वो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर पर। ये सिर्फ एक ही ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं भाई, सॉलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। और कुछ नॉन मेटल गैस भी होते हैं, ठीक है, और कुछ नॉन मेटल लिक्विड भी होते हैं। लिक्विड में यही ब्रोमीन है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना नॉन मेटल मेटल के चक्कर। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब मरकरी है, मरकरी सिर्फ क्या होता है, सॉलिड और मेटल होता है, अति सॉलिड और लिक्विड होता है। तो मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, अन्यथा नहीं होता है। आगे देखो, ऐसे हमने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज वगैरह, वो सब रिवाइज कर लेना। आगे देखो, गैलियम, गैलियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम मेटल्स हैविंग ए लो मेल्टिंग पॉइंट। ये हाथ पे भी रखेगा ना तो ये पिघल जाएगा। कौन कौन, गैलियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। जैसे को हथेली पे रखेगा वैसे में वो पिघल जाता है। टंगस्टन है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इसी के कारण हम इसको बल्ब में इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसको नोट करते चलना है, इम्पोर्टेंट है। कार्बन है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन एमोंग नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में जितने हैं उसमें कार्बन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब मेटल में जितने हैं एलिमेंट है उसमें टंगस्टन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल में किसका, कार्बन का, मेटल में टंगस्टन का। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑस्मियम का होता है या इरिडियम, एक ही, दोनों का लगभग सेम होता है, 2 का तो अंतर है, 0.2 का। तो ऑस्मियम और इरिडियम का हाईएस्ट डेंसिटी होता है। वहीं लिथियम जो होता है उसका वो लाइटेस्ट मेटल है। लिथियम क्या है, सबसे हल्का मेटल, लाइटेस्ट मेटल, इसका डेंसिटी बहुत कम होता है। और सबसे भारी कौन होता है, ऑस्मियम या इरिडियम। तो सबसे लाइटेस्ट मेटल पूछता है, लाइटेस्ट मेटल कौन, लिथियम। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड में टिक करके नहीं आना, सिल्वर। डायमंड जो है इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, प्रकृति में जितने चीज़ें हैं उसमें सबसे हार्ड कौन है, डायमंड। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। 10वां 11वां पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। सीजियम, कैल्शियम या सीजियम इसको पढ़ते हैं, CS हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, ये भी पढ़े हैं कि जिसका लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो अच्छा मेटल होगा, मतलब वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, बढ़िया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब कि मेटल, ठीक है। तो जो सीजियम होगा वो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, मतलब कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। जो जिसके पास आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो बढ़िया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। वो मेटल सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए ना मेटल के पास। तो सीजियम के लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम शो करके लिखें कि इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होने के कारण ही मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। सबसे मोस्ट पॉइजनस मेटल कौन सा है, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम सबसे पॉइजनस मेटल। रेयरेस्ट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट कौन है, स्टैटिन, ये मिलता नहीं है धरती पे, स्टैटिन। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितना है, 3, ये गलत है। पोलोनियम का है 22 आइसोटोप, अभी पोलोनियम याद रखना है, 3 नहीं। पोलोनियम के कितने आइसोटोप्स अभी तक खोजे गए हैं, 22। लीस्ट कंडक्टर एमोंग मेटल, सबसे
ख़राब कंडक्टर कौन है मेटल में, नॉन मेटल तो करंट फ्लो ही नहीं होता नॉन मेटल से। लीड मतलब शीशा, इससे सबसे करंट धीरे धीरे फ्लो होता है। हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, सबसे हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हैवीएस्ट कौन है, यूरेनियम। लिक्विड रेडियो एक्टिव कौन है, तो फ्रांसियम। याद करना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा रेडियो एक्टिव है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कौन, फ्रांसियम। एलिमेंट विथ हाईएस्ट टेंसिल स्ट्रेस किसका है, तो बोरोन का। बोरोन का सबसे हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेस है भाई, इसीलिए बोरोन को ना कहीं कहीं हम बुलेट प्रूफ बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। बोरोन का टेंसाइल स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है। मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन है, गोल्ड सबसे मोस्ट, उसके बाद सिल्वर। कार्बन हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन, कैटेनेशन मतलब कि बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी या कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बन। तो ये सब सारी चीज़ें था, अब नंबर 22 तक याद रखना। अब थोड़ा बहुत लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बच गया, ये हम अगले समझाएंगे एसिड बेस अगले पार्ट में।